Hey, all right, and welcome to all in today's The Hindu Newspaper Analysis. Now देखिए आज डिले हो चुका है बट जो मंडे का न्यूज़पेपर है वो टू द पॉइंट टाइम पे आएगा. नाउ डिस्कस कर लेते हैं 12 फरवरी 2023 के नोट्स को. देखिए हर एक दिन का जो न्यूज़पेपर है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है. हर एक दिन की न्यूज़ अपने आप में इम्पोर्टेंट रहती है. तो द हिंदू न्यूज आज है संडे, तो एडिटोरियल सेक्शन पब्लिश नहीं होते बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और दूसरे जो पेज वाइज डिस्कशन होते हैं वो हम डिस्कस डिटेल में कर लेंगे. ठीक है, हर एक पेज की न्यूज़ पेज वाइज हम कर लेंगे. आज कौन कौन से नोट्स हैं सबसे पहले मैं वो आपको शो कर देता हूँ. देखिए आप लोगों को टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है. सर्च बॉक्स में टाइप करना है पंकज बोहरा ऑफिशियल. तो यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स और डेली के बेसिस पे जो नोट्स रहते हैं वो आपको मिल जाएंगे. देखिए 12 फरवरी के हिंदू एनालिसिस नोट्स हमने शेयर कर दिए हैं जिसमें 2023 से रिलेटेड जितने भी अपडेटेड पॉइंट हैं वो सब आपको मेंशन मिलेंगे. राइट, हम पढ़ेंगे G20 के साथ साथ इसके दूसरे एडिशनल फैक्ट जैसे प्रेसिडेंसी भारत कब से ले रहा है, जो इससे पिछली समिट हुई थी उसमें उसकी थीम क्या थी. तो 2023 से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे. ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है. ऐसे ही बहुत सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में पेज वाइज और मंथली बेसिस पर करंट अफेयर भी मिल जाएंगे. चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. सबसे पहले अदानी स्टॉक चल रहा है. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इंडिया के जो रेगुलेटर्स हैं यहाँ पर अभी चल क्या रहा है इशू. देखिए अदानी के स्टॉक्स में मैनिपुलेशन हुआ. 24 जनवरी को एक रिपोर्ट आती है हिंडनबर्ग की. उसके बेसिस पे ये एक यूएस बेस्ड रिपोर्ट है और उसके बेसिस पे अदानी के शेयर्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं. अब यहाँ पर बहुत बार क्रिटिसाइज़ किया है, एक्यूज़ किया है अदानी प्राइवेट लिमिटेड को कि ये तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया LIC का पैसा उड़ा रहे हैं. बट यहाँ पर जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोला गया कि आप बैंक के स्टेटमेंट दिखाइए, लोन कितना है, तो दोनों ने ही एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया. साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बोला गया कि जो अदानी स्टॉक्स हैं वो सही चल रहे हैं या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच किसको देखने को बोली, सेबी को, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1992 में आई थी और उसके बेसिस पे सेबी चेक करती है कि हाँ भाई एक्चुअल में जो शेयर के साथ घपला किया गया है या नहीं, मैनिपुलेशन किया गया या नहीं. तो इस पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बोलती हैं कि इंडिया के जो रेगुलेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं और द रेगुलेटर्स आर फेयरली सीज्ड ऑफ दिस मैटर एंड दे आर ऑन देयर टोज एज ऑलवेज, नॉट जस्ट नाउ, सो आई विल लिव इट देयर. तो यहाँ पर केंद्र सरकार पूरे फोकस दी जा रही है सेबी पे और सेबी की अभी रिपोर्ट आनी बाकी है. बाकी हम कल परसों के न्यूज़पेपर में करते रहेंगे. बाकी पेज नंबर 1 में और कुछ खास बात नहीं है जो अभी हमें करनी है. देखो ये है पेज नंबर 2, महरौली आम आदमी पार्टी, ये इतना मर गया, ये इतना वो हो गया, यही चीज़ें आती रहती हैं. बट हम बात करेंगे यहाँ पर. देखिए G20 का इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल हुआ. फूड फेस्टिवल होता क्या है, फूड फेस्टिवल में जो भी थीम रहती है जनरली उस जो चीज़ को पब्लिश किया जाता है. अब पब्लिश इन द सेंस कहाँ पर, आम जनता के सामने स्टॉल्स लगाए जाते हैं. 4 G20 के देश हैं जैसे चाइना, टर्की, जापान, मैक्सिको. भारत के अन्य राज्यों ने भी अपनी अपनी दालें पेश की. अब देखिए 2023 के बहुत इम्पोर्टेंट है, 2023 के वर्ष को क्या घोषित किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एंड टेस्ट द वर्ल्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 2023 के ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, दालों में कितना ज़्यादा प्रोटीन होता है, ये सब चीज़ें बताया गया. अब देखिए हम आगे करते हैं. यहाँ पर मेंशन था एक वर्ड G20. ठीक है, इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कौन कौन से फैक्ट 2023 तक यानी कि पूरे एक साल तक हमारे यूज़ में रहेंगे. तो इसके लिए जाएंगे हम टेलीग्राम में और इसी चैनल पर जाएंगे और सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं G20 नोट्स 2023 वाले. UPSC GS पेपर 2, GS पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशन में पूछा जाएगा. देखिए इससे पहले न्यूज़ क्या थी,
जो 17th एनुअल समिट था G20 का, देखिए जो 17वां एनुअल समिट था G20 का, वो होस्ट किया किसने? इंडोनेशिया ने। और उसकी थीम थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रोंगर, राइट। और तो इससे पहले 17वीं थी। अगर यहाँ पर बात की जाती है 18th G20 समिट जो है, कौन उसकी प्रेसिडेंसी एज्यूम कर रहा है? वो है भारत। हमारा इंडिया जो है 1 दिसंबर 2022 से लेकर अगले वर्ष तक पूरे 1 साल की प्रेसिडेंसी किसके पास है? भारत के पास है। और कहाँ पर समिट होने वाली है? दिल्ली में होने वाली है। मैं कुछ G20 देशों के बारे में बता दूं, G20 देश हैं कौन से और ये क्यों बनाए गए थे। जब करीबन करीबन 1990 में, यानी कि जब LPG रिफॉर्म्स आ ही रहे थे, तब उस समय जो ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया हैं, ये देश बहुत ही वर्स्ट अफेक्टेड रहे। फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा उमड़ के आ रहा था। तो 1999 में एक ग्रुप बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो G20 बना कब है? 1999। इसके पीछे, हर एक ग्रुप बनने के पीछे एक ख़ास बात होती है। G20 बनने के पीछे फाइनेंशियल क्राइसिस जुड़े हुए थे। अब G20 में कौन कौन से देश हैं अगर आप देखेंगे, तो इसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं और डेवलपिंग नेशन भी हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो ये लोग G20 की मदद से डेवलपिंग जो देश हैं उनको भी मदद करते हैं, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस। इंडिया है यानी G20 में, यस। प्लस देखो इसमें क्या है, G20 अगर देखोगे तो 19 कंट्रीज़ रहती हैं, प्लस एक यूरोपियन यूनियन रहता है, राइट। सबसे बड़ी बात G20 की खास बात क्या है कि फर्स्ट जॉब एट हैंड फॉर द G20 कंट्री इज़ टू कंट्रेन रेजिंग इन्फ्लेशन, जो महंगाई है उसको कम करना है। साथ ही साथ एक और चीज़, G20 समिट जो प्रीवियस वाली थी उसमें एक ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव लिया गया था। ये इनिशिएटिव क्या है? बहुत सिंपल है, देखिए। तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव में क्या होगा? Black Sea Grain Initiative endeavors to tackle escalating food prices emanating from supply chain disruption। अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जब पंगे चल रहे थे, तो रशिया तो एक्सपोर्टर है गेहूं का, तो इसके चलते हुए फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे बिकॉज ऑफ रशियन एक्शन इन द वर्ल्ड ब्रेड बास्केट। अब यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? तो क्वेश्चन यही आएगा, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव किसकी सहायता, किसकी मदद की वजह से ये इनिशिएटिव चला? तो रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, आप सबको पता है। यूक्रेन देता है गेहूं, तो सिंपल सी बात है, अगर सप्लाई रुक जाएगी यूक्रेन की तरफ से, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी वॉर चल रहा है, तो वो देश उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेगा कि एक्सपोर्ट हो रहा है या नहीं। तो इस वजह से पूरे विश्व में क्या होंगे, जो खाने के दाम हैं वो बढ़ जाएंगे। तो यूनाइटेड नेशन ने और टर्की ने इस पर क्या किया, ठीक है, तो ये डील साइन की यूनाइटेड नेशन और तुर्की ने इस्तांबुल में 2022 में। इस पूरे ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव का काम यही था कि जो ब्लैक सी से सप्लाई चेन डिसरप्शन नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो फूड के प्राइसेस हैं जो हैं वो टैकल हो जाने चाहिए, राइट। अचानक से महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही इसमें बता दिया है आपका ऑलरेडी G20 में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। 2023 वाला ये याद रख लीजिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है एंड टेस्ट दी वर्ल्ड है, राइट। अब नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 3 में अगर आप देखोगे, ये काम क्या नहीं है, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, हमारा है ये काम का। होता क्या है, 299 साल पुराना, लगभग जंतर मंतर 300 साल पुराना है। और यहाँ पर एक पिटीशन लोगों के द्वारा भी डाली गई, और इवन दिल्ली के हाई कोर्ट ने पूछा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, भाई बताओ कि यार जंतर मंतर 300 साल पुराना है, ठीक है, अंग्रेज़ों ने 200 साल पहले राज किया था, उससे पहले मुगल्स आए। अब जब जंतर मंतर इतने साल पुराना है, तो अभी भी फैसिलिटीज़, यानी कि देखो अभी फोकस किस में करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? टूरिज़्म में, कि लोग विज़िट करेंगे तो इससे क्या होगा और ज़्यादा। देखिए बहुत सारी टूरिज़्म पर्पज़ से, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, 2 राज्य ऐसे हैं टूरिज़्म के बेसिस पर अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं।
राइट। तो यहाँ पर लैक ऑफ फैसिलिटीज़ देखने को मिल जा रही है जंतर मंतर में। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इस पूरे आर्टिकल से हम पढ़ेंगे कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की क्या इशू है। और ये एक चीज़ याद रखना, जितने भी ऐतिहासिक जो चीज़ें होती हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, एग्ज़ाम्पल जैसे जंतर मंतर है, तो यहाँ पर होता क्या है कि उस बॉडी के बारे में पूछा जाता है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये नहीं पूछा जंतर मंतर जो संभालता है, दिल्ली ने ये पूछा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, बताओ फैसिलिटीज़ कम क्यों हैं। तो अगर आप आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखेंगे तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जनरली ऑल ओवर इंडिया में रिसर्च, साइंटिफिक एनालिसिस और पूरा आर्कोलॉजिकल साइट्स में एक्सक्वेशन करती है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम करती है। एएसआई को बनाया गया था 1861 में बाय अलेक्जेंडर कनिंगम, और यही इनके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे। नाउ देखिए नेक्स्ट पेज में आते हैं, मूव करते हैं। यहाँ पर एक जगह बताई गई है जिसका नाम है अगस्त कूदम। अगस्त कूदम क्या है? एक पीक है, एक पहाड़ी आप कह सकते हो, जो कि वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिम घाट में फैली हुई है, तमिलनाडु और केरल 2 राज्यों में। अब यहाँ पर ये पीक कुछ इस तरह से है कि 19th सेंचुरी में यहाँ पर हुआ क्या था, ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश बाय स्कॉटिश मेट्रोलॉजिस्ट जॉन एलन ब्राउन। अब ब्राउन के बारे में दिया है, बट आप सिर्फ ये जानिए अगस्त्यार कुडम किन 2 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु और केरल। दूसरी बात आती है कि ये है क्या। तो अगस्त्यार कूडम क्या है? अगस्त्यार कूडम कुछ नहीं बल्कि एक पीक है, और ये 2 राज्यों में फैली है, तमिलनाडु और केरल में। अभी हो क्या रहा है कि यहाँ पर लोग इसका सिग्निफिकेंस नहीं जान पा रहे हैं, इसको भी टूरिज्म पर्पस से बढ़ाया जा सकता है, इवन हिस्टोरिकली भी इस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है। अब हिस्टोरिकली क्यों? 19th सेंचुरी में क्या थे, स्कॉटिश एक जॉन एलन बोरन थे, उन्होंने एक मेट्रोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेटरी यहाँ पर लगाई थी, जिसके बेसिस पर वो क्लाइमेट के बारे में ये सब चीज़ें पता कर सकते थे। ठीक है, तो अगस्त्यार कूडम 2 राज्यों में है, तमिलनाडु और केरल में। ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये आप सबको पता है, एक इंडिजिनियस जो है फाइटर जेट हम डेवलप कर रहे हैं, जिसका नाम है एमका, जिसे कहते हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, अब डीआरडीओ ने क्या बोला कि फाइटर जेट तो बना रहे हो, फाइटर जेट तो बना रहे हैं खुद से, तो अब इसमें जो दूसरे जो इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, एडीए जिसे आप कहते हो, ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, मदद करेंगे डीआरडीओ की। अब ये क्या आपको रटना है क्या? ये आपको क्या रटना है क्या? सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए, एम का विथ रिस्पेक्ट टू द टर्म एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये खुद से इंडिजिनियस डेवलप्ड जो फाइटर जेट है और 5th जनरेशन का भी है, तो ये डीआरडीओ बना रही है। साथ ही में डीआरडीओ दूसरी जो एजेंसीज़ हैं, जैसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, आप अपने बेसिस पे उसको प्रोनाउंस कर लेना, तो वो डीआरडीओ के अंदर डीआरडीओ की मदद करती है। तो अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है वो कौन डेवलप कर रहा है? डीआरडीओ, राइट। देखिए टर्की सीरिया में अर्थक्वेक आया, 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। सबसे बड़ा इश्यू यहाँ पर ये देखने को मिलता है, माना जा रहा है कि करीबन 300 साल से जो एनर्जी स्टोर हुई थी, सिस्मिक एनर्जी, वो अब रिलीज हो गई है, ऐसा हमारे एक्सपर्ट मानते हैं। बट मेरा क्वेश्चन है आपसे इसका, देखो मैं सबसे पहले आपको जो है गूगल मैप दिखा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं। ये मैप जिसको भी चाहिए होगा, हमारी लोकेशन है यहाँ पर, और फिजी आप देखोगे पैसिफिक ओशियन में है, और फिजी है न्यूजीलैंड के पूरे नॉर्थ में, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में फिजी आइलैंड पड़ता है।
फिजी आइलैंड अगर आप जूम करोगे तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। ये फिजी आइलैंड है। अब देखिए फिजी आइलैंड के साथ साथ पूरे अगर आप मैप देखोगे तो यहाँ पर मैप में मैंने हर जगह पॉइंट किया है, तो ये कहीं पर भी आप टैप करेंगे तो मैं ये आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। तो जो जो मेजर चीज़ हैं जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ठीक है, मन्नर है, मलेशिया है, तो ये जो दिखाए गए हैं आपकी ईमेल आईडी से मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ आप ये जान लीजिए कि देखिए इंडिया से पैसिफिक ओशन इतनी दूरी पर क्या है, फिजी है, फिजी आइलैंड है यहाँ पर। अब फिजी आइलैंड के बारे में थोड़ा डिटेल में हम जान लेते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है फिजी में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी बात है। तो पैसिफिक ओशन रीजन का ये एक आइलैंड है और मैं कहूँगा एक देश है जहाँ वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कराई गई। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि इवन यूनाइटेड नेशन में भी भारत अपने तरीके से हिंदी को प्रमोट करने के लिए काम कर रहा है। साथ ही साथ आपसे ये पूछा जा सकता है कि 12वां विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस जो हुई वो फिजी में हुई और इस बार 15 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में होगी। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हिंदी को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप फिजी देखेंगे तो फिजी न्यूजीलैंड के ऊपर है, पैसिफिक ओशन में 12th कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हिंदी कॉन्फ्रेंस भी फिजी में हुई। फिजी की एक ख़ास बात क्या है, 140 साल पहले बहुत सारे हज़ारों की संख्याओं में भारतीय आते हैं और कॉलोनियल सरकार पे जो कॉलोनी बना देते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल गवर्नमेंट जब अंग्रेज़ थे, जैसा मैंने ऑलरेडी बोला है, 140 साल पहले बहुत सारे हज़ारों इंडियंस फिजी में आ गए। तो सबसे पहले अगर पहली इवेंट देखेंगे वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस की, वो इंडिया से शुरू हुई थी 1975 में नागपुर में। इस बार 12th है जो कि है फिजी में, ठीक है। और फिजी एकमात्र एक ऐसा देश है भारत के बाहर जिसकी हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। सोचो, फिजी एकमात्र देश है, प्रोबेबली एकमात्र देश है जो जहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है, जहाँ का उनका राजकारी काम हो, जितना भी सरकारी काम हो वो कहाँ होता है, फिजी के हिंदी लैंग्वेज में होता है। तो आई थिंक ये आपको पता चल गया होगा, मैंने मैप भी शो कर दिया और ये भी आपको शो कर दिया है, ठीक है। चलिए ये आपको नहीं करना, ये वाली यहाँ पर ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, अंडर ट्रायल प्रिजनर वो होते हैं जिनको जेल में तो डाल दिया गया है बट उनकी सुनवाई नहीं हो रही है केस की ड्यू टू द इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल कंडीशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला है कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं वो टेम्प्ररी बेल में बाहर जा सकते हैं। देखो बहुत सिंपल सा मुद्दा बताता हूँ। टेम्प्ररी बेल में वो बाहर जाएंगे और टेम्प्ररी बेल में जब बाहर जाते हैं तो वो अपने कुछ श्योरिटी ये करें कि हाँ अगली बार जब वो आएँ तो सिंपल सी बात है, टेम्प्ररी बेल में तो बाहर जाएंगे तो बेल बॉन्ड बना के कुछ पैसे का इंतज़ाम करके वो अपने को बाहर निकलवा सकते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप्स सुझाया है, ठीक है, अंडर ट्रायल प्रिजनर के लिए। इवन कोर्ट ने तो ये भी सजेस्ट किया कि हम टेम्प्ररी बेल देंगे अंडर ट्रायल्स को ताकि वो बाहर जा सकें और अपने लिए बेल का अरेंजमेंट कर सकें, बेल बॉन्ड सिक्योरिटीज़। तो इस पर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा भी मदद करती है और उसके अनुसार 5000 से ज़्यादा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जेल में थे देश में और उनको बेल मिल भी चुकी थी, फिर भी वो जेल में ही थे। तो ये बहुत एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आप इसको ऐड कर सकते हो जीएस पेपर 2 मेंस में कि लॉ में रिफॉर्म्स चाहिए होंगे। तो आप क्या कहेंगे इस बार के जो उच्च न्यायाधीश है यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप्स बताए हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को। इवन एक बात और सुझाई है कि टेम्पररी जो बेल है प्रिजनर्स को मिल जानी चाहिए ताकि वो बाहर जाके बेल बॉन्ड सुझा सकें।
इस बार ट्रांसजेंडर पीपल्स को बहुत ज़्यादा फोकस में लेते हुए उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। सबसे पहले बैकवर्ड के लिए एक कमीशन आया था जिसने बैकवर्ड के लिए आरक्षण तय किया था। वर्ल्ड लेवल के बारे में बात करते हैं। बिडेन लूला वो टू डिफेंड डेमोक्रेसी इन अमेरिकाज। यूएस जेट शूट्स डाउन अ नॉन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ऑफ नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ अलास्का। हमारे काम की बात नहीं है। टर्की में आपको पता है जो है एक अर्थक्वेक आया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो रिलीजियस दंगे होते हैं पाकिस्तान में, एक मॉब ने एक बंदे को मार दिया। यहाँ पर मैमेलियंस स्प्रेड ऑफ H5N1 एंड इट्स पेंडेमिक पोटेंशियल। तो अगर आप कहेंगे कोई बर्ड फ्लू किसे कहते हैं तो इसका फॉर्मूला ही होता है H5N1। एवियन इन्फ्लुएंजा क्या होता है? H5N1, राइट। चलिए, यहाँ पर टर्की के बारे में बताया, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि 300 साल से पहले जो एनर्जी स्टोर है वो अभी रिलीज देखने को मिली है। यहाँ पर एक MSCI करके दिया है जिसका नाम है मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल। ये एक ग्लोबल इंडेक्स है फाइनेंशियल मार्केट के लिए। मान के चलो कोई कंपनी है तो MSCI करती क्या है, उस कंपनी को रेटिंग दे देगी। उस बेसिस पर रेटिंग अच्छी होगी तो वो लोन को भी उसको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, और ये कॉलेजियम सिस्टम पे विक्टोरिया गौरी के बारे में बात है कि इनको जज बना दिया गया है। मद्रास हाई कोर्ट का पहले एडवोकेट थी और इससे पहले भी ये बोला गया था कि इन पर जो है हेट स्पीच देने के बहुत ज़्यादा करप्शन लगे हुए हैं। बिजनेस हमारे काम का नहीं है, जो आया था वो हमने डिस्कस कर लिया। स्पोर्ट्स हमारे काम का नहीं है। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, कल मिलते हैं।